हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आज हम करने वाले हैं सीडीपी का 5th वीडियो। ठीक है, कौन सा वीडियो है ये? आज जो है 5th क्लास होगी आपकी सीडीपी की, सीडीपी एमसीक्यू की। सीडीपी एमसीक्यू की कौन सी क्लास होगी? क्लास 5th है ये। और इसके पहले की वीडियोस यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पर से जा कर के आप इसके पहले की भी जो है वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कवर कराए गए हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या फिर संज्ञानात्मक संकार्य है, या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, क्या है जो सीखना होता है कोहलर के अनुसार, वह क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स भी हम देखते चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संकार्य है, और इन्होंने, कोहलर जी ने मतलब, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के अधिगम को जो है महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, कोहलर ने क्या एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। कोहलर जी ने एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को जो है अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जो सूझ की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? वह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज एवं उद्देश्यपूर्ण बनाती है। क्या करती है? यदि कोई समस्या है तो उसका संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके समाधान प्रस्तुत करने के बाद जो अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है, अनुभव के द्वारा जो है सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? अत्यधिक सरल बनाती है, सहज बनाती है और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो ये सभी जो है मेन पॉइंट है, तो आप सभी को इसे नोट करना है और याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर आपको नई भाषा सीखना है, कोई भी नई भाषा को सीखना है, तो उसका सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि बेसिक जानना। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले बेसिक चीज़ों से ही तो शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले अक्षर को सीखेंगे, फिर शब्दों को जानेंगे, फिर शब्दों के बाद फिर वाक्यों को बनाएंगे। यही तो क्रम चलता है एक भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य जो है सहचर्य से। चलिए अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दिया गया है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य जो है सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है क्या होती है? क्रमिक होती है। कैसी प्रक्रिया है? भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो इसे भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और फिर अंत में वाक्य को सीखता है। ठीक है, आप और हम भी क्या किए होंगे, जब बच्चे रहे होंगे तो हमने अपनी भाषा को सीखने के लिए पहले अक्षरों को सीखा होगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा बोलता है माँ, माँ बोलता है ना, तो वो आपका अक्षर हो गया। ठीक है, माँ से फिर धीरे धीरे करके क्या करता है, वह शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, माँ से फिर आएगा पापा,
ठीक है, तो वो आपका एक शब्द हो गया। और धीरे धीरे करके वह क्या करता है, वाक्यों को भी सीखता है। तो यह एक क्रम चलता है, तो इस क्रम को आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे, आता है इसके मध्य जो सहचर्य होना जो है क्या है, अति आवश्यक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। तो यहाँ पर समावेशी कक्षा की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य विशिष्ट छात्र, या फिर केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका समावेशी कक्षा होता है ना, उसमें आपके सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, ठीक है, दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका डिटेल में दिया गया है। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र जो है क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दोनों सामान्य हो विशिष्ट हो, ठीक है, सभी को जो है एक साथ बैठा करके क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, समावेशी विद्यालय में ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं। समावेशी विद्यालय जो है ऐसे संसाधन एवं कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें जो सामान्य बच्चे होते हैं, मतलब सामान्य बच्चों के साथ जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी जो है शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। आगे देखते हैं, ऐसा कक्ष जो है संसाधन युक्त होता है। कैसा कक्षा होता है, यह संसाधन से युक्त कक्षा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त होता है। ठीक है, संसाधन युक्त होगा और शिक्षण सहायक सामग्री से युक्त होगा, और साथ ही संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं। ठीक है, वहाँ पर शिक्षक भी ऐसे उपलब्ध होते हैं जो दोनों चीज़ों को, मतलब दोनों बच्चों को काफ़ी अच्छे से क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। आगे देखेंगे, जहाँ जो है विशिष्ट बालक जो है अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो कैसी कक्षा होनी चाहिए विशिष्ट और सामान्य बच्चों के लिए, तो जो है समावेशी कक्षा होनी चाहिए, और समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट बालक हैं वह अपने आप को समायोजित कर पाएँ, इसका खास ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद जो है परिभाषित करता है। तो यहाँ पर गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के बारे में सीधा सीधा वाक्य पूछा गया है। तो निरस्ता संबंधी दोष को परिभाषित करता है, या फिर पठन दोष को परिभाषित करता है, या फिर गणना दोष को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के बारे में पूछा गया है। तो नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि गणना दोष को जो है यह परिभाषित करता है। इसे और क्या कहते हैं, इसे डिस्कैलकुलिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्कैलकुलिया से जो है इस वर्ड का यूज़ जो है आपके टेट एग्ज़ाम में ज़्यादातर किया जाता है, जबकि गणना दोष वगैरह शब्दों का यूज़ जो है बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही शब्दों को आपको याद रखना ज़रूरी है। पता नहीं कब क्या कैसे शब्द जो है दे दिए जाए, ठीक है, घुमा फिरा के। तो अब इसका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में दिया गया है, गणना दोष जो है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। ठीक है, जैसा कि अभी आंसर में बताया गया। आगे देखेंगे, गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार के अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है, अंकगणित जो संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाओं के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनको समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, प्लस माइनस डिवीज़न वगैरह ये सब जो है इनके जो चिन्हों को है समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट देखेंगे, दिशा के ज्ञान में भी क्या होता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, और या फिर अल्प समझ, नगद अंतरण का या फिर भुगतान संबंधी जो है समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, या फिर अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर, एक पॉजिटिव लाइन ही दिख रही है, एक ही पॉजिटिव लाइन दिख रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव लाइन क्या है, संवेदनशीलता। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक जो है संवेदनशीलता
इस पर जो है खास ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता जो है अत्यंत आवश्यक है, और संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर का होना चाहिए। ठीक है। और देखेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो है अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझे तथा जो है समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। तो संवेदनशीलता का खास ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि वह समाज, परिवार, विद्यालय, शिक्षक इन सभी से जो है क्या कर सकें, इन सभी के सहयोग से जो है अपने आप को समाज में क्या कर सकें, समायोजित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संवेग का तत्व कौन सा नहीं है? तो संवेदी जो है आपका संवेग का तत्व नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका व्यवहारात्मक दिया गया है और संज्ञानात्मक दिया गया है, इसके अलावा दैहिक दिया गया है, ये सभी जो है आपके संवेग के तत्व हैं। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं। दिया गया है संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग जो है उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर में परिवर्तन दिखाई देते हैं। कौन कौन से स्तर पे? पहला स्तर जो है शारीरिक स्तर, दूसरा स्तर है आपका मानसिक स्तर। ठीक है। फिर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शारीरिक स्तर पर कैसे जो है संवेग का जो है प्रभाव पाया जाता है। तो शारीरिक स्तर पर जो परिवर्तन दिखाई देते हैं संवेग उत्पन्न होने पर क्या होता है? तो शारीरिक स्तर पर होता है जल्दी जल्दी सांस लेना। ठीक है। रक्तचाप का बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना और अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो शारीरिक स्तर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब देखेंगे मानसिक स्तर पर परिवर्तन पर देखेंगे, तो इस पर क्या होता है, आपके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। विचार की प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या तो फिर लुप्त प्राय हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर जो है संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो संवेदी जो क्रियाएं होती हैं इस पर जो संवेग होता है, ठीक है, तो संवेग का जो है प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का आपका जो सही क्रम होगा कौन सा होगा, ऑप्शन देख लीजिए। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, या फिर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, सबसे पहला आपका आता है ज्ञान, आता है अवबोध, आता है अनुप्रयोग, आता है फिर विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में आपका आएगा मूल्यांकन। ठीक है। तो इसे एक क्रम में याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के क्रम में कौन शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। और वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक कोई अदर ऑप्शन दे दिया जाएगा। यदि ये आपको ये जो है पता नहीं रहेगा, ये जितने भी हैं आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के क्रम में जो जितने भी ये हिस्से हैं, 6 भाग हैं इसके, जो 6 चीज़ों को जो सम्मिलित किया गया है, यदि इनका आपको नाम याद नहीं रहेगा तो आपसे जो है 1 नंबर जो है छूट जाएंगे। तो चलिए इसको एक क्रम में याद रखना ज़रूरी है, और दूसरा इन सभी का नाम भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो जो मोस्ट बात थी मैंने बता दी है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं। तो डिटेल में दिया गया है, बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य जो है, उद्देश्य का कितना भाग बताया, कितने क्षेत्र बताए हैं, तो 3 क्षेत्र बताए हैं। ठीक है। कितने क्षेत्र बताए हैं, तो एस ब्लूम ने कितने क्षेत्र बताए हैं, 3 क्षेत्र बताए हैं। अब कौन कौन से,
सबसे पहला बताया है संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको जो है 6 भागों में जो विभाजित किया है, अभी हमने देखा। ठीक है, इन सभी का एक क्रम देखा संज्ञानात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट आपका है भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, और फिर थर्ड है आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ठीक है, तो ब्लूम ने 1956 में, कब 1956 में, इस डेट को भी याद रखना है, में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जो है पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, और इस प्रकार जो है विभाजित किया: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसे आप सभी को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। ठीक है, स्वेच्छाचारी जो है यह आपके शिक्षण की विशेषता नहीं है, एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। चलिए अब डिटेल देख लेते हैं इसका। स्वेच्छाचारिता पूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है, और प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में जो है परिलक्षित होता है। ठीक है, यदि वातावरण आपका आनंददायक है और प्रभावशाली है कक्षा का, तो उसमें जो भी अधिगम किया जाएगा, जो भी सिखाया जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आगे देखेंगे, इस शिक्षण का वातावरण जो है जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए। तो ये जो चार चीज़ें दी गई हैं कि कैसा होना चाहिए शिक्षण का जो वातावरण है, कैसा होना चाहिए? तो जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहयोगात्मक हो और वांछनीय सूचना देने वाला हो। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विक्टर ब्लूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्ज़बर्ग के द्वारा या फिर स्किनर के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विक्टर ब्लूम के द्वारा जो है दिया गया है। तो इस नाम को भूलेंगे नहीं, और साथ में इनके सिद्धांत को भी नहीं भूलना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताते चल रही हूँ, तो इनको आपको मार्क करते चलना है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को और इन सभी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल से भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया था? तो विक्टर ब्लूम ने दिया था, इसे याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम डिटेल भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में 1964 में, कब? 1964 में। ये डेट भी आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कब कैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए याद रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्लूम ने प्रत्याशा का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1964 में। और यह सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। किसे? अभिप्रेरणा को और निष्पादन को और कार्य की संतुष्टि के कारणों को क्या करता है? अलग अलग प्रकार से क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपने कार्य का चयन क्या करता है? स्वयं से करता है, और सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर करेंगे।